Hello everyone, I welcome you all for the today's session of Daily Current Affairs. How are you all? I hope you guys are doing well. तो आप सबकी पढ़ाई कैसे चल रही है? आई होप आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो एंड करंट अफेयर्स को टाइमली रिवाइज भी कर रहे हो, ठीक है? सो दोज हु आर जॉइनिंग दिस सेशन, मैं उनको एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि ये सेशन किन एस्पिरेंट्स के लिए होगा. आई वुड लाइक टू से कि दिस सेशन इज़ फॉर ऑल दोज एस्पिरेंट्स जिनके भी एग्जामिनेशन में करंट अफेयर्स आएगा. तो आपका कोई भी एग्जामिनेशन हो, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो, यूपीएससी हो, एसएससी हो, रेलवेज, इंश्योरेंस, बैंकिंग, जहाँ पे भी करंट अफेयर्स आएगा, दिस सेशन विल बी हेल्पफुल फॉर यू गाइज. तो चलिए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं. पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है. सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड इसके बाद हम इन्फॉर्मेशन को डिस्कस भी करेंगे. तो हमारा सेशन बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव रहेगा. कुछ क्वेश्चंस को हम एमसीक्यू के फॉर्मेट में पढ़ेंगे, कुछ न्यूज़ को हम वन लाइनर के फॉर्म में पढ़ेंगे और कुछ न्यूज़ को हम इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन में भी कवर करेंगे, ठीक है? सो कॉम्प्रिहेंसिव सेशन रहेगा, एंड तक बने रहिएगा. तो पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट्स हैज़ द ओडिशा गवर्नमेंट डिसाइडेड टू प्रोवाइड टू एक्स अग्निवीर्स फॉर द यूनिफॉर्म्ड सर्विसेज. यूनिफॉर्म सर्विसेज कौन सी होती हैं? जैसे कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो गया, पुलिस सर्विसेज हो गया, है ना, और फायर डिपार्टमेंट हो गया. तो दैट इज़ कॉल्ड एज यूनिफॉर्म सर्विसेज. तो ओडिशा गवर्नमेंट ने अग्निवीर को कौन सी फैसिलिटी देने की बात की है, ठीक है? मतलब उन्होंने डिक्लेयर किया है कि अब वो ओडिशा गवर्नमेंट जो है उनको यूनिफॉर्म सर्विसेज में एक्स अग्निवीर्स, जो कि एज यू ऑल नो कि जो भी अग्निवीर्स रिक्रूट होते हैं आफ्टर 4 years ऑफ सर्विस, 25% ऑफ द अग्निवीर जो हैं वो परमानेंटली सर्विस में जो है उनको रखा जाता है, एंड जो बाकी के 75% अग्निवीर हैं वो जो हैं वो उनको रिटायर किया जाता है. और आगे यू नो ऑफकोर्स आफ्टर गेटिंग रिटायर्ड फ्रॉम द मिलिट्री सर्विस आपके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है. तो आप जो भी ये 75% ऑफ द अग्निवीर्स होते हैं वो लोग बाकी के भी जो भी डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे काम करते हैं, एंड जो स्टेट पुलिस सर्विसेज होती हैं वहाँ पे भी ये लोग अपनी सर्विसेज देते हैं, ठीक है? बिकॉज एक्सपीरियंस्ड होते हैं तो इनको इजीली रिक्रूट भी किया जाता है, और बहुत सारे फैसिलिटीज़ भी हैं. उसी फैसिलिटी के माहौल पे ओडिशा गवर्नमेंट ने क्या फैसिलिटी दी है? अग्निवीर्स को 10% रिजर्वेशन दिया है. तो यूनिफॉर्म सर्विसेज में जो भी रिक्रूटमेंट होंगी उसका 10% जो है वो अग्निवीर्स ही होंगे, और 3 years का एज रिलैक्सेशन भी दिया है. सपोज़ किसी भी जॉब में अब एज लिमिट है कि 20 years से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो अग्निवीर्स को क्या होगा? 23 होगा. ऑफकोर्स 23 तो नहीं होगा, बट ठीक है, एज एन एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, ठीक है? तो इस न्यूज़ को हम कवर करेंगे अपने थोड़ा सा इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन के साथ. तो ओडिशा गवर्नमेंट ने 10% रिजर्वेशन दिया है, 3 year का एज रिलैक्सेशन दिया है. फॉरेस्ट, जैसे मैंने आपको कहा कि ये डिसीजन जो है ओडिशा गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर ने दिया है, जिनका नाम है मोहन चरण मांझी जी, ठीक है? मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स आप याद रखिए, ऐसे ही स्टैटिक फैक्ट में आपको न्यूज़ भी कवर करते हुए चलना है. तो ओडिशा के चीफ मिनिस्टर कौन है? अपने मोहन चरण मांझी जी, ठीक है? तो यूनिफॉर्म सर्विसेज, जैसे मैंने कहा, पुलिस डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, एक्साइज डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट, इन डिपार्टमेंट्स पे अग्निवीर्स को रिक्रूट किया जाएगा, ठीक है? और 10% रिजर्वेशन भी होगा ग्रुप सी और ग्रुप डी पोस्ट्स में, ठीक है? आई होप दिस न्यूज़ इज़ क्लियर टू यू गाइस. आप अपने डाउट्स को मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. एज दिस सेशन विल बी स्ट्रीम्ड, तो वहाँ पे आप लाइव चैट में भी मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो. फॉर द बेटर व्यूइंग एक्सपीरियंस, अगर आप इस सेशन को अपलोड होने के बाद देख रहे हो तो आप 1.25x के स्पीड पे या फिर 1.5x के स्पीड पे भी देख सकते हो, ताकि आपका व्यूइंग एक्सपीरियंस अच्छा हो और जल्दी से जल्दी आप इस सेशन को कवर कर सको, ठीक है? सेव द टाइम, और यहाँ से पढ़ के फिर रिवाइज करके अपने दूसरे कामों में लग जाओ, ठीक है? नेक्स्ट, व्हाट डिड द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया फाइंड रिगार्डिंग द अमेजोन और फ्लिपकार्ट. तो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, इन्होंने फ्लिपकार्ट और अमेजोन के रिस्पेक्ट पे क्या पाया है? उन्होंने ये पाया है कि यस आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 2. दे वर एंगेज्ड इन एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस बाय फेवरिंग सेलेक्टेड सेलर्स. तो कुछ सेलर्स को वो फेवर कर रहे थे, सो उसके वजह से ये एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहे थे, ठीक है? यानी कि एंटी इस कॉम्पिटिशन को ख़त्म करने की ये कोशिश कर रहे थे बाय फेवरिंग ओनली सेलेक्टेड सेलर्स, ठीक है? तो ये कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने पाया है, ठीक है?
इसके रिगार्डिंग एक रिपोर्ट दी है कॉम्पिटिशन ऑफ कमीशन इंडिया ने 1027 पेजेस की अमेज़ॉन के लिए, और 1696 1600 पेजेस की रिपोर्ट फ्लिपकार्ट के लिए पिछले महीने। ठीक है, तो बस वही वो जो है अपने कुछ सेलेक्टेड सेलर्स को प्रेफर कर रहे थे, वे रैंक्ड हायर इन द सर्च रिजल्ट्स। तो कुछ सर्च रिजल्ट्स में ये कुछ सेलर्स को प्रेफरेंस दे रहे थे ताकि लोग उन्हीं सेलर्स का प्रोडक्ट खरीदे। अगर आप अपने रिसर्च में उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दोगे, बार बार उनको ही दिखाओगे, तो ऑफकोर्स कंज्यूमर्स को लगेगा कि ये प्रोडक्ट अच्छा है और इसे ख़रीद लेना चाहिए। तो इनफैक्ट तो इन शॉर्ट कंज्यूमर्स के साथ भी ये थोड़ा धोखाधड़ी हो रही थी। तो अब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस पर मुकदमा चला दिया है। ठीक है, आई होप दिस न्यूज़ इज़ क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ द तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट डेजिग्नेटिंग September 17th एज? तो September 17th के दिन तेलंगाना गवर्नमेंट कौन सा डे को मनाएगी? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना प्रजा पालना डे। ठीक है, अब इस डे के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन को जान लेते हैं। ये डे क्यों सेलिब्रेट किया जा रहा है? बिकॉज ऑन द डे ऑन विच हैदराबाद स्टेट वॉज इंटीग्रेटेड इनटू द इंडियन यूनियन इन 1948। तो सन 1948 में इंडियन गवर्नमेंट के साथ विलय हुआ था हैदराबाद स्टेट का। ठीक है, 1947 में हमें इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गया था, बट जो अपना गोवा वाला हिस्सा था, यहाँ पे हैदराबाद वाला हिस्सा था, ये जो साम्राज्य थे ये इन्होंने इंडिया के विलय पत्र पे शामिल होने के लिए इन्होंने हस्ताक्षर नहीं किए थे। ठीक है, गोवा का वो सेपरेट हिस्ट्री है और हैदराबाद का सेपरेट हिस्ट्री है। तो 1948 पे जो है ऑन September 17th हैदराबाद स्टेट का विलय इंडिया में हो गया। ठीक है, इसीलिए हर साल तेलंगाना गवर्नमेंट अब 17 सितंबर को तेलंगाना प्रजा पालना डे मनाएगी। ठीक है, 1948 में मर्ज हुआ था इंडियन यूनियन में हैदराबाद, और स्टेट चीफ सेक्रेटरी जो हैं तेलंगाना के, जिनका नाम है संथी कुमारी, इन्होंने इस ऑर्डर को जो है वो पब्लिश किया है। अकॉर्डिंगली द नेशनल फ्लैग विल बी हॉस्टेड अक्रॉस एट ऑल द गवर्नमेंट ऑफिस। सभी गवर्नमेंट ऑफिस पे तिरंगा लहराएगा। अर्बन लोकल बॉडीज़ पे, ग्राम पंचायत पे भी तिरंगा लहराया जाएगा 17 सितंबर को। ठीक है, चीफ मिनिस्टर जो हैं तेलंगाना के, देखो अनदर स्टैटिक फैक्ट, ए रेवंत रेड्डी, ये भी हॉइस्ट करेंगे ट्राई कलर को हैदराबाद में एट एन ऑफिशियल प्रोग्राम, एंड मिनिस्टर्स एंड अदर डेलीगेशंस जो हैं वो भी, डिग्नेटरीज भी यहाँ पे होंगे। ठीक है, इस फंक्शन में शामिल होंगे। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज़ 4। तो इस न्यूज़ के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। आपको कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है ये आपको बताना है। यस, करेक्ट आंसर। तो पहले स्टेटमेंट्स को पढ़ लेते हैं। द स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024-25 टू 2028 टू 29। ठीक है, तो इस टाइम पीरियड के लिए ये स्कीम को लॉन्च किया गया है। यस, द स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। और इस स्कीम का टोटल एक्सपेंडिचर होगा 70,125 करोड़। यस, दिस ऑल्सो करेक्ट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ऑप्शन 1 and 2 इज़ करेक्ट। ठीक है, अब इस न्यूज़ के बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का 4th फेज़ जो है वो जो है पब्लिकली अनाउंस किया गया है। ठीक है, फर्स्ट फेज़ कब आया था? 2000 में आया था, और सेकेंड फेज़ कब आया था? 2013 में। थर्ड फेज़ जो है 2019 में आया था। फोर्थ फेज़ का जो अनाउंसमेंट हुआ है वो आज यानी कि 24 सितंबर में हुआ है। ठीक है, आई होप ये स्टैटिक फैक्ट आपको क्लियर है, ताकि आपको हिस्ट्री पता चले कि ये कब शुरू हुआ, क्यों हुआ। ठीक है, ग्राम सड़क योजना इस बेसिकली क्यों होता है ये टू जो भी हमारे रूरल एरियाज़ हैं वहाँ तक हमारी जो है रोड कनेक्टिविटी सही से बनी रहे, इसके लिए इस योजना का जो है वो आरंभ किया गया था। ठीक है, अब फोर्थ फेज़ स्टार्ट हुआ है, तो इतना ही बस है हमारे लिए कि ये सब कब स्टार्ट हुए थे। अब इसके इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन में जाना है। फोर्थ फेज़ के एक्सप्लेनेशन को हम देखेंगे, जैसे कि हमने पढ़ा स्टेटमेंट में कि 2024-2025 से 2028 टू 29 तक ये रहेगा, और इसका जो एक्सपेंडिचर होगा सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो 49,087 करोड़ रुपीज़ देगी, और स्टेट गवर्नमेंट जो है कहीं पे भी अगर ये योजना के तहत अगर रोड्स बनते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट इतना पैसा देगी, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो 21 करोड़ रुपीज़ देगी। सो 41 + 21 कितना हो गया? अराउंड 70,000 करोड़, और ये ऊपर का जो भी है डेसिमल के पॉइंट्स पे। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेटली 70,000 करोड़ का एक्सपेंडिचर होगा इस योजना पे। तो स्टेटमेंट 2 भी हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, ऑल वेदर रोड्स measuring 62,500 किलोमीटर will be provided to
अनकनेक्टेड हैबिटेशंस, जो भी अनकनेक्टेड हैबिटेशंस है उनके साथ कनेक्टिविटी बिछाई जाएगी। कंस्ट्रक्शन एंड अपग्रेडिंग ऑफ ब्रिजेस भी किया जाएगा इस रोड के तहत। तो नए ब्रिजेस कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे, कुछ पुराने हो गए हैं तो उनको दुरुस्त किया जाएगा। ठीक है, तो ये सब होगा 4th फेज़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में। ठीक है, नेक्स्ट, विच म्यूजिक ग्रुप वॉज मंगे खान हु रिसेंटली पास्ड अवे एसोसिएटेड विथ एज द लीड वोकलिस्ट एंड हारमोनियम प्लेयर। तो मंगे खान जो थे, जो कि अब रिसेंटली अब नहीं रहे हैं, वो पास्ड अवे हो चुके हैं, वो एक लीड वोकलिस्ट थे और हारमोनियम प्लेयर थे। आपको बताना है कि मंगे खान किस ग्रुप से एसोसिएटेड थे, वो किस ग्रुप को बिलोंग करते थे। इस करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बारमेर बॉयज़। ठीक है, राजस्थान का ये ग्रुप है, जैसे कि हमने पढ़ा कि ये एक वोकलिस्ट थे और हारमोनियम प्लेयर भी थे। ठीक है, हारमोनियम बजाते थे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है हारमोनियम जिसको ये प्ले करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सरसाइज अल नजाह इज कंडक्टेड बिटवीन विच 2 कंट्रीज। अल नजाह ये जो एक्सरसाइज है किन कंट्रीज के बीच कंडक्ट हो रही है। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ओमान और इंडिया। कल ही के दिन हमने पढ़ा था इंडिया और ओमान के बीच कौन सी एक्सरसाइज थी, ईस्टर्न ब्रिगेड। ये जो एक्सरसाइज है ये इनके एयरफोर्स पे होगी। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स और ओमान का जो एयरफोर्स है। ठीक है, और अब की जो एक्सरसाइज है अल नजाह, ये इंडिया की आर्मी और ओमान की आर्मी के बीच होगा। ठीक है, और जो और एक एक्सरसाइज यहाँ पे मेंशन की है मैंने, नज़ीम अल बहार, ये इंडिया और ओमान की नेवी के बीच में होता है। ठीक है, तो तीनों ही जो हमारी सेनाएं हैं उनके बीच अलग अलग जो हैं वो एक्सरसाइज होती हैं। आर्मी वाला कौन सा हो गया जो हमने अब पढ़ा, व्हाट वाज द नेम, अल नजाह। नेवी के साथ कौन सी एक्सरसाइज होती है, नज़ीम अल बहार। एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स और ओमान एयरफोर्स के बीच कौन सी होती है, ईस्टर्न ब्रिगेड। ठीक है जी, आई होप दिस न्यूज़ इज़ क्लियर टू यू गाइज। ठीक है, और एक क्वेश्चन हम करते हैं। मैंने कल ही आपको बताया था प्रधानमंत्री जो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सभी 70 ईयर्स अबाव के जो सिटीजन्स होंगे उनके लिए अब एप्लीकेबल हो चुके हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर इनकम स्टेटस। ठीक है, तो एक पॉइंट मुझे और भी आपको समझाना था, तो उसके लिए मैंने इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। तो आप स्टेटमेंट्स पढ़ के आप मुझे बताना कि कौन सा स्टेटमेंट है करेक्ट। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है, ऑल सीनियर सिटीजन्स एज्ड अबाव 70 विल रिसीव द हेल्थ कवरेज इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर इनकम। यस, द स्टेटमेंट इज करेक्ट। दूसरा पॉइंट यही मुझे आपको समझाना था कि सीनियर सिटीजन्स ऑलरेडी कवर्ड अंडर PMJAY will receive an additional top-up cover of 5 lakh per year for themselves. तो both the statements are correct। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो अब तक क्या होता था, PMJAY योजना में पूरे फैमिली को कवर किया जाता था। ठीक है, अब जो ऑलरेडी फैमिलीज इस योजना में एनरोल्ड हैं, अगर उसमें कोई सीनियर सिटीज़न है तो उनको एडिशनल 5 लाख रुपीज़ मिलेगा। ठीक है, एडिशनल 5 लाख। ये जो फैमिली होगी, फैमिली को तो कवर दिया ही जाएगा। ठीक है, और अब ये जो योजना की गई है ना कि 70 ईयर से अबाव कवर किया जाएगा, तो इसके तहत भी और एडिशनल 5 लाख भी इनको दिए जाएंगे सेपरेटली जो सीनियर सिटीजन होंगे। ठीक है, आई होप दिस न्यूज़ इज़ क्लियर टू यू। ये पॉइंट मैंने आपको कल नहीं समझाया था, तो मैंने क्वेश्चन के फॉर्म में इसको इंक्लूड कर दिया। और एक जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम लॉन्च हुई है, इसके बारे में पढ़ते हैं। कैबिनेट ने 2000 करोड़ रुपए का एक स्कीम को आउटले दिया है जिसका नाम है मिशन मौसम। अब इस स्कीम के तहत क्या होगा, मिशन मौसम इज़ अ लार्ज स्केल इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट टू इम्प्रूव कंट्रीज वेदर फोरकास्टिंग एंड क्लाइमेट साइंस कैपेबिलिटीज़। तो जो हमारी वेदर फोरकास्टिंग होती है, मौसम का पूर्वानुमान लगाना कि कब बारिश हो सकती है, कितनी बारिश हो सकती है, कहाँ पे हो सकती है, कितनी बाढ़ आएगी, कब बाढ़ आएगी, ठीक है, लैंडस्लाइड्स हो सकते हैं, पत्थर गिर सकते हैं। तो ऐसी सब घटनाओं की, मौसम से रिलेटेड घटनाएं हम और ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रिडिक्ट कर पाएँ, ताकि जो आने वाला लॉस होगा ह्यूमंस के ऊपर और बाकी जो एनवायरमेंटल लॉस है हम उसको कम कर पाएँ। ठीक है, पूरी तरीके से नेचुरल कैलामिटीज़ को हम रोक तो नहीं सकते हैं, बट एटलीस्ट हम मिटिगेट कर सकते हैं, राइट। और ह्यूमन लॉस को होने से हम बचा सकते हैं, और ताकि कैसे बचा सकते हैं, उनको दूसरे प्लेसेस पे शिफ्ट करके। तो हमें सही टाइम पे सही घटनाओं के बारे में टाइम से पता चले, इसके लिए जो है ये मिशन को लॉन्च किया गया है। ठीक है, 2000 करोड़ रुपए का बजट रहेगा, 2 सालों के लिए ये बजट अलॉट किया गया है। मिशन मौसम एम्स टू अपग्रेड इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD, मौसम विभाग का जो भी मैकेनिज्म है उसको इम्प्रूव किया जाएगा। टू प्रेडिक्ट द वेदर हाई एक्यूरेसी एट मल्टीपल जियोग्राफिकल एंड टेम्पोरल स्केल्स। तो सभी लोकेशंस के लिए एक्यूरेटली IMD प्रेडिक्ट कर पाए वेदर कंडीशंस को
अपनी कैपेबिलिटीज़ को एनहांस कर पाए, इसके लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। ठीक है, ऐसा ही सिमिलर इनिशिएटिव मिशन मौसम जो है वो लॉन्च किया गया था 2012 में, बट उससे हमें कोई रिजल्ट्स तो नहीं देखने मिले। अभी अभी मुझे IMD से बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, जैसे कि बहुत ज़्यादा अब हीट वेव्स हुई थी हमारे यहाँ, तो मैसेज आ रहा था कि आज के दिन आपके लिए हीट वेव है। जब बहुत ज़्यादा थंडर और लाइटनिंग होती है तो भी IMD से मैसेज आ जाता है अपने मोबाइल फ़ोन पे कि आज थंडरिंग होगी, थंडर स्टॉर्म आने के चांसेस है आपके एरिया में। तो येस, कमेंडेबल स्टेप आफ्टर दिस मोदी गवर्नमेंट। मुझे तो ये अपडेट्स मिलना शुरू हो गए हैं, मेरी एरियाज़ में तो अपडेट्स आते हैं। आपके एरिया में क्या हाल है आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, और की फोकस क्या रहेगा इस मिशन का? एडवांस टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना है, एक्यूरेसी को बढ़ाना है, रिजल्ट्स को एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करना है, और फोरकास्टिंग के बियॉन्ड भी हमें जाना है। तो फोरकास्टिंग के बियॉन्ड इस कैसे हम अपने वेदर कंडीशंस को, एनवायरनमेंट को सही रख सकते हैं सस्टेनेबल तरीके से। तो ये भी इस मिशन का जो है एक एम रहेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। हमने इन्फॉर्मेशन पढ़ ली, अब हम देखते हैं हमें कितनी याद है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन। दिस इनिशिएटिव, आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू है। ठीक है, दिस इनिशिएटिव एम्स टू इम्प्रूव इंडियाज वेदर फोरकास्टिंग एंड क्लाइमेट साइंस कैपेबिलिटीज। यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी विल लीड द प्रोग्राम। नहीं, बिकॉज इसको मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज जो होगा वो लीड करेगा। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। तो स्टेटमेंट 2 विल बी इनकरेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट क्या होगा? मिशन मौसम हैज़ अ बजट ऑफ 2000 crore फॉर द फर्स्ट 2 years। यस, ये भी हमने स्टेटमेंट पढ़ा था, तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 and 3 विल बी आर आंसर। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो बी हमारा होगा आंसर। आई होप दिस न्यूज़ इज क्लियर टू यू गाइज। ठीक है, अब आप कहोगे कि ये तो स्टेटमेंट आपने हमें पढ़ाया ही नहीं, बिकॉज मैं आपको ये बताना चाहता था कि जो भी न्यूज़ होती है ना, हमें उसके इर्द गिर्द भी पढ़ना होता है। ठीक है, स्टैटिक फैक्ट रिलेटेड जो होता है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पढ़नी होती है। अगर आपने इसके रिगार्डिंग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पढ़ी होती तो हम इसको भी आंसर कर पाते। ठीक है, मैंने जानबूझ के वो पॉइंट को जो है इंक्लूड नहीं किया था ताकि आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन का महत्व पता चले। ठीक है, ओके, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। कुछ 2-3 न्यूज़ हैं, फिर अपने सेशन को हम वाइंड अप कर लेंगे। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने लॉन्च किया है वुमेंस अंडर 19 T20 एशिया कप। तो एशिया कप जो होता था वुमेंस की कैटेगरी में भी होता था, बट T20 फॉर्मेट में नहीं होता था। 50 ओवर्स के मैचेस होते थे, अब T20 फॉर्मेट में भी होगा। ठीक है, इतनी सी न्यूज़ है। मेंस का जो एडिशन है एशिया कप में T20 खेलने का, वो 1989 में स्टार्ट हुआ था, बट अब वुमेंस की कैटेगरी में 2024 से ये स्टार्ट होगा। ठीक है, एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट कौन हैं? जय शाह। हमारे जो मोटा भाई हैं अमित शाह, उनके ये सुपुत्र हैं। ठीक है, आई होप दिस न्यूज़ इज़ क्लियर टू यू। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। वीर दास जो एक स्टैंड अप कॉमेडियन भी हैं, अब ज़्यादा इंडिया में ये शोज़ नहीं करते हैं, फॉरेन कंट्रीज़ में इनका बहुत ज़्यादा फेमस हैं ये। तो ये पहले इंडियन बन गए हैं जो कि होस्ट करेंगे एमी अवार्ड्स को। एमी अवार्ड्स क्या हैं? आर द मोस्ट रिनाउंड एक्कलेट्स, यानी कि अवार्ड्स दिए जाते हैं उनको गिवन टू टेलीविजन एंड एमर्जिंग मीडिया परफॉर्मेंस। तो टेलीविजन के क्षेत्र में जो सीरीज़ होती हैं, ठीक है, बिग स्क्रीन नहीं कहेंगे हम, बॉलीवुड और उनको नहीं, ये जो है एमी अवार्ड्स टेलीविज़न हो गया, जो वेब सीरीज़ हो गई, उनमें जो अच्छे परफॉर्मेंस होते हैं उनको अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। कौन से? एमी अवार्ड से। ठीक है, तो वीरदास बन गए हैं पहले इंडियन जो इस अवार्ड सेरेमनी को होस्ट करेंगे। ठीक है, ये स्टैंड अप कॉमेडियन हैं, एक्टर भी हैं। ठीक है, 2024 जो एमी अवार्ड्स होंगे ये उसको होस्ट करेंगे। ठीक है, और वीरदास जी नॉमिनेट हुए थे एमी अवार्ड्स के लिए 2021 में, और इनको 2023 में एमी अवार्ड से सम्मानित भी किया गया था। इनके नेटफ्लिक्स की एक सीरीज़ है जिसका नाम है स्पेशल लैंडिंग। ठीक है, इसके लिए इनको सम्मानित भी किया था एमी अवार्ड से। ठीक है, होप दिस न्यूज़ इज़ क्लियर टू यू। अब चलते हैं ओडिशा। ठीक है, ओडिशा में से दूसरा एम्स खुलने जा रहा है। कहाँ पे? संबलपुर में। जो भी ओडिशा से ये सेशन देख रहे हो, स्पेशली संबलपुर से, गिव इट अ थम्स अप। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जो आप थम्स अप का इमोजी डाल देना। तो ओडिशा के जो सीएम हैं मोहन चरण मांझी जी, इन्होंने डिक्लेयर किया कि दूसरा एम्स जो है वो संबलपुर में बनाया जाएगा। पहला एम्स कहाँ पे है? 2014 में आया था भुवनेश्वर में। ठीक है, तो भुवनेश्वर में पहला एम्स खोला गया था, दूसरा एम अब संबलपुर में होगा। ठीक है,
आई होप दिस न्यूज़ इज़ क्लियर टू यू. सो थैंक यू वेरी मच कि आप मेरे साथ यहाँ तक बने रहे. आई होप सभी न्यूज़ आपको क्लियर रही. इफ़ यू हैव लाइक दिस सेशन, डोंट फॉरगेट टू हिट ऑन द लाइक बटन, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, ताकि उनकी भी पढ़ाई बहुत अच्छे से हो जाए. एंड सब्सक्राइब बटन पे प्रेस कर देना, बेल आइकन पे भी प्रेस कर देना, ताकि आने वाले क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे. ठीक है. ऑन दिस नोट आई टेक योर लीव. Until we meet next time, take a very good care of yourself. Bye bye everyone.